वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सर्विस रेगुलेशंस की क्लास आज आपको करवाएंगे। रिवीजन क्लास होगी, आपकी काम आएगी। और सर्विस रेगुलेशंस होते क्या है, सीसीएस रूल्स ही होते हैं, कोई अलग सी चीज़ नहीं होती। इसके अंदर जितना भी मटेरियल आप पढ़ते हैं, चाहे वो सीसीएस एलटीसी रूल हो या सीसीएस सीसीए रूल हो या कंडक्ट रूल हो, फंडामेंटल रूल होते हैं, सप्लीमेंट्री रूल होते हैं, पेंशन की स्कीम्स होती हैं, मेडिकल अटेंडेंस रूल होते हैं, एवरीथिंग आपका देखो तो सर्विस रेगुलेशन के अंदर आता है। ठीक है। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, उसमें आपके सीएसएमओपी का मैनुअल आता है, यानी कि मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। तो आज की क्लास में सर्विस रेगुलेशंस की बात करने वाले हैं। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करेंगे आपकी रिवीजन क्लास। कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर ये रूल्स पूछे जाते हैं, आपके काम आने वाली। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहले हम आपको ब्रीफ ओवरव्यू कराते हैं सीसीएस कंडक्ट रूल का। सीसीएस कंडक्ट रूल, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सीसीएस कंडक्ट रूल आपके 1964 के अंदर है, तभी इन रूल्स को बोला जाता है सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। इन रूल में सबसे बड़ी दो बातें हैं, कौन सी चीज़ें हमें कंडक्ट में लानी है, कौन सी चीज़ें कंडक्ट में नहीं लानी। मतलब कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। जैसे हमें एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी बना के रखनी होती है, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए अपने काम में, कर्टेसी मेंटेन करनी चाहिए, गुड बिहेवियर पब्लिक के साथ रखना चाहिए, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी रखनी चाहिए। तो ये जब पॉइंट्स आप पढ़ोगे ना पेपर में, तो ये सारी अच्छी बातें हैं, तो वो आप समझ जाओगे कि ये कंडक्ट रूल के कंडक्ट में आती है। और मिसकंडक्ट में जो मानी जाती हैं, वो मानी जाती हैं कि डिस्कर्टियस मैनर में आप बात करो, आप डायलेटरी टैक्टिक्स यूज करो पब्लिक डीलिंग में, आप कुछ भी ऐसे काम में इंडल्ज हो जिससे आपकी इमेज है वो खराब हो सकती है, आप जॉइंट रिप्रेजेंटेशंस डालते हो कॉमन इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि जॉइंट रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं पुट कर सकता अगर मैटर कॉमन इंटरेस्ट का है तो। ठीक है, अनटचेबिलिटी को अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। आप प्राइवेट कोई वर्क करने लग जाओ, आप एम्प्लॉय कर दो चिल्ड्रंस को 14 साल से कम उम्र के, तो ये सारी चीजें आपकी मिसकंडक्ट में आ जाएंगी। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस रखो आप ऑफिस में आने के लिए। ठीक है, तो इनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी कई क्लासेस में सीसीएस कंडक्ट रूल के हम ये पॉइंट्स बता चुके हैं, कौन से कंडक्ट हैं, कौन से मिसकंडक्ट हैं। ठीक है, चल। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लिए परमिशन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें से काम काम की चीजें एक बार फिर आपको बता देते हैं। ठीक है, नो परमिशन, किसके अंदर आपको परमिशन नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा गैप हो गया यहाँ पे। चल, किसके अंदर आपको परमिशन नहीं चाहिए। देखो, फ्लैग डे कलेक्शन में भाग लेना है तो परमिशन नहीं चाहिए, संयुक्त सदाचार समिति में भाग मेंबर बनना है तो परमिशन आपको नहीं चाहिए। ठीक है, कोई मेमोरेंडा अपने पे कमीशन के सामने देना है इंडिविजुअल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पे तो आपका नहीं चाहिए। टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर, रूल 15 हमने बताया हुआ है आपको, तो ये आपका पेपर में भी ये लाइन बड़ी आती है, इसमें परमिशन की जरूरत नहीं होती। कोई भी आपने ओकेजनल वर्क करना है, लिटरेरी का, आर्टिस्टिक का, साइंटिफिक का, उसके अंदर नहीं चाहिए। कोई भी ऑनररी वर्क करना है उसके अंदर नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑनररी वर्क, सोशल या चैरिटेबल, इसके अंदर आपको नहीं चाहिएगा। एक हमने बताया, आपने स्पोर्ट्स के अंदर जो काम करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एज एन एमेच्योर, ठीक है, इसमें भी आपको परमिशन नहीं चाहिए। फ्लैग डे कलेक्शन, जब आप खुद से अपनी कंसेंट देते हो, जिसको बोलते हैं वॉलेंट्री बेसिस, तो आपको परमिशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो पब्लिश अ बुक, लेकिन इसमें ड्यूटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, विद डिस्चार्ज
ऑफ हिज हर ड्यूटी। ठीक है। डिस्चार्ज के साथ में हमें बोनाफाइड वर्ड ऐड कर लेना, बोनाफाइड। इसका मतलब ये है कि आप अपनी ड्यूटी को इंटरप्ट नहीं होने दे रहे हो, तो आप इस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है। और कोई ओकेजनल है, रेगुलर नहीं करना, ओकेजनल लिटरेरी साइंटिफिक, ठीक है, कैरेक्टर वर्क, तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं चाहिए। संयुक्त सदाचार समिति, क्या है वो, संयुक्त सदाचार समिति, इसका अगर मेंबर बनना है तो परमिशन नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें थी, परमिशन नहीं चाहिए। अब मेन मेन आपको वो बता देते हैं जिसमें परमिशन रिक्वायर्ड होती है, जिसमें क्या होता है, परमिशन रिक्वायर्ड होती है। तो कौन कौन से काम है जिसमें परमिशन रिक्वायर्ड होती है? अगर आपने एक तरह से, है बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। आप इंटरनेशनल अवार्ड भी बिना परमिशन के नहीं ले सकते। ठीक है बच्चों, टू एक्सेप्ट इंटरनेशनल अवार्ड तो आपको परमिशन चाहिए होगी। ठीक है बच्चों। दूसरा, सिविल डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करना है, सिविल डिफेंस सर्विस, इसको अगर ज्वाइन करना है तो परमिशन आपको चाहिएगी। होम गार्ड की एसोसिएशन को ज्वाइन करना है, होम गार्ड ऑर्गेनाइजेशन को अगर ज्वाइन करना है तो आपको परमिशन चाहिए। ठीक है। हम आपको ये मेन मेन बता रहे हैं जो आपके पेपर के अंदर होता है। सेंट जॉन एम्बुलेंस को अगर ज्वाइन करना है, एम्बुलेंस ब्रिगेड एज अ मेंबर, तो आपको परमिशन रिक्वायर्ड है। ठीक है बच्चों। इसमें क्या है, सब जितने भी पॉइंट्स हमने लिखवाए इसमें सब में आपको है परमिशन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ठीक है। आपने फॉरेन लैंग्वेज की क्लास ज्वाइन करनी है, फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस, और ये क्लासेस कंडक्ट कौन करवाता है, इंडो फॉरेन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको अरेंज करवाता है। ठीक है। और कोई गिफ्ट है नियर रिलेटिव से, पर्सनल फ्रेंड से, वो नहीं लेना अगर उसकी वैल्यू एक्सीड कर जाती है। अब कितनी वैल्यू होती है ये बात हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। ये बात हम आपको आगे बताने वाले हैं जब हम ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज की बात करेंगे। ठीक है, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा ये सारी चीज। फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन नेशनल एब्रॉड्स हैं, उनके साथ में रहने के लिए आपको रिकोर्स करना है अगर किसी कोर्ट के अंदर। ठीक है। यानी कोई विंडिकेटिव टाइप का वर्क अगर होता है, जिसमें क्रिटिसिज्म हो या डिफेम किया जाए किसी के कैरेक्टर को, तो आपको क्या करना है, उसके लिए भी आपको परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है बच्चों। एक पॉइंट हम हमेशा आपको बताते हैं, अनऑथराइज्ड एब्सेंस। जो ये अनऑथराइज्ड एब्सेंस होती है इस पे पेनल्टियां लग जाती है। फंडामेंटल रूल के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसको 17A के अंदर हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है। पेपर में बड़ा सवाल आता है कि अनऑथराइज एब्सेंस कौन से फंडामेंटल रूल से गवर्न होता है, तो आपने बोलना है अनऑथराइज एब्सेंस कब होता है, या तो लीव के बाद आप एब्सेंस हो जाओ, या बिना लीव के ही आप एब्सेंस हो जाओ। ठीक है। या किसी स्ट्राइक में आप भाग ले लो तो आप एब्सेंस हो जाओ, उसको हर किसी को हम अनऑथराइज एब्सेंस बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, हर चीज को हम अनऑथराइज एब्सेंस बोलते हैं। ठीक है। इसी से क्या हो जाता है, अगर आपने मान लो स्ट्राइक के अंदर भाग ले लिया, तो ये पीरियड क्या है, ये पीरियड आपका डाइज नोन काउंट हो जाता है। डाइज नोन का सीधा मतलब समझ लेना, इसको ब्रेक इन सर्विस नहीं बोलते, नॉट आ ब्रेक
इन सर्विस, ये ब्रेक इन सर्विस नहीं होता, बट ये पीरियड आपका काउंट नहीं होता। ठीक है, नॉट काउंटेड एज ड्यूटी। तो क्या है, पेंशन में नुकसान होगा, इंक्रीमेंट में नुकसान होगा, इस तरह से होता है ये। तो डाइस नॉन का पीरियड है जो वो काउंट नहीं होता, अनऑथराइज एब्सेंस का ही नतीजा निकल के आता है। ठीक है, चलो अब आ जाता है प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी खरीदते हो, प्रॉपर्टी बेचते हो, सेल करो या परचेज करो, तो आपने अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना होता है। और ये बात बताई गई है आपका रूल नंबर 18 ऑफ सीसीएस रूल्स के अंदर। ठीक है, सीसीएस रूल्स, कौन से सीसीएस रूल्स, जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं, कंडक्ट रूल्स। क्लियर हो गया आपको ये। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, मूवेबल होती है, इमूवेबल होती है। तो मूवेबल समझो जो चीज आप मूव कर सकते हो, जैसे ज्वेलरी को मूव कर सकते हो, शेयर्स को मूव कर सकते हो, सिक्योरिटीज को मूव कर सकते हो, मोटर कार है, साइकिल है, टीवी है, रेडियो है, रेफ्रिजरेटर है, ये सारी चीजें मूवेबल है। साथ के साथ मूवेबल में आप याद रखेंगे इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आती है। कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिनकी किस्तें 2 महीने की बेसिक सैलरी से भी ज्यादा हो एम्प्लॉय की। नोट करना इस पॉइंट को बच्चों। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी में हर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं आता। इंश्योरेंस पॉलिसी, हर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं आती, वो आती है जिसकी किस्त, किस्त को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इंस्टॉलमेंट एक्सीडेड बाय 2 मंथ्स बेसिक, 2 मंथ्स बेसिक, 2 महीने की सैलरी से ज्यादा अगर आपकी क्रॉस करती है तो आपका मूवेबल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। और जो एनुअल प्रॉपर्टी का रिटर्न है वो कब तक जमा करना होता है एम्प्लॉइज को, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न बाय, ये क्वेश्चन बनता है सीधा, तो ये 31 जनवरी तक करना होता है। कब तक करना होता है, 31 जनवरी तक करना होता है। ये आपको प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया, रूल नंबर आपको बता दिया 18 होता है। ठीक है, सारा रूल नंबर 18 के अंदर हम प्रॉपर्टीज ट्रांजेक्शन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब गिफ्ट की थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, अब गिफ्ट पे आ जाते हैं। तो गिफ्ट के अंदर हमने कैटेगरी वाइज आपको बताया हुआ है पहले भी, फिर आपको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को रिपोर्ट करना पड़ता है। यानी कि यहां पे लिख दे हम प्रायर परमिशन, इफ वैल्यू एक्सीड्स, यहां पे हम रुपए लिखेंगे, इससे ज्यादा एक्सीड कर जाएगा तो आपने भाई इन्फॉर्म करना है। 7500 रुपये हो जाता है, ये 15,000 रुपये हो जाता है, ये 25,000 रुपये हो जाता है। ए क्लास एम्प्लॉय हो तो 25,000, बी हो तो 15,000, सी हो तो 75,000, सॉरी 7500। अब कौन से ऐसे हैं जिसमें सैंक्शन आपका जरूरी नहीं रहता है, ये चल जाता है, अगर इसको बोलेंगे तो चल जाता है। चल कितने में जाता है, ए और बी, ए और बी है 5,000 रुपये तक, और सी एम्प्लॉय है 2,000 रुपये तक, ये गिफ्ट परमिसिबल हो जाता है। ठीक है, परमिसिबल हो जाता है। लेकिन अगर इससे वैल्यू एक्सीड करेगी तो क्या है, सैंक्शन नेसेसरी, इफ एक्सीड्स देन सैंक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है,
और ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली है जैसे वेडिंग है कोई, फ्यूनरल है कोई, एनिवर्सरी है कोई, तो ये गिफ्ट एक्सेप्ट करने की लिमिट है। एनिवर्सरी है कोई, ठीक है, ये उसके अंदर सारी चीजें आती हैं। चलो आगे कुछ चीजें हैं जो आपने सीखनी है, उसके अंदर हम बता देते हैं। अब आ जाता है आपका सेक्सुअल हरासमेंट वाला, जिसके अंदर से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, तो ये डबल आर होता है नहीं होता हरासमेंट के अंदर? डबल आर आई थिंक नहीं होता, डबल एस होता है हरासमेंट। बताओ भाई इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोई भी सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स हैं, कोई भी कॉन्टेक्ट या एडवांसेस हैं जो फिजिकली इम्प्लीकेशंस उसके ठीक ना हो, शोइंग पोर्नोग्राफी है, कोई वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर आ जाता है, कुछ भी आप ऐसा करो जिससे सेक्सुअल हरासमेंट लगे, वो सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर आता है। ठीक है, इससे क्या है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है अनबिकमिंग हो जाता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, कंप्लेंट्स हो सकती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर हम आपको तीन चीजें पढ़ाते हैं, 3A, 3B, 3C। और ये है क्या? ये रूल 3 है। रूल 3 के अंदर ही ये तीनों चीजें। 3C के अंदर आता है आपका प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग विमेन। ठीक है, वर्किंग वुमेन के सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए 3C के अंदर बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, आपके पेपर से संबंधित रहेंगी। हर पेपर में 3A, 3B, 3C से सवाल है जो जरूर आपको पूछा जाता है। 3A, 3B और 3C से क्या है, जरूर आपसे कोई ना कोई सवाल पूछा गया होगा डेफिनेटली। अब 3C आपको बता दिया तो 3A, 3B की बात भी हम डेफिनेटली करेंगे। चलो 3A के अंदर क्या होता है बच्चों, प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी की बात की जाती है। प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, कि भाई विनम्रता से बातें करनी है, प्यार से बातें करनी होती है जब गवर्नमेंट डीलिंग आपने करनी है। ठीक है, और बाकी ये होता है ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं उनकी अनुपालना करना आपका काम होता है। 3A, 3B, 3C। ठीक है, तीनों बता दिया आपको। चल अब कुछ रूल ही पढ़ा देते हैं आपको, रूल्स इंपॉर्टेंट। CCS कंडक्ट रूल के अंदर की बातें हैं, CCS कंडक्ट रूल्स 1964। चलो देखो बच्चों, 3A, 3B, 3C आपको अभी बता चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूल 13, इसके अंदर गिफ्ट की बात की जाती है, जो हमने आपको पढ़ा दिया अभी। रूल 13A, जिसके अंदर दहेज की बात की जाती है, डोरी की बात की जाती है। ठीक है, 18 हमने आपको बताया हुआ है, जिसके अंदर आपकी प्रॉपर्टीज की बात की जाती है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो। मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, 18A के अंदर रूल 18A, इसमें फॉरेन ट्रांजैक्शंस की रेस्ट्रिक्शंस है। फॉरेन ट्रांजैक्शंस ऑफ प्रॉपर्टीज रेस्ट्रिक्शंस।
रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया गया है इसके अंदर। ठीक है, एक होता है सबलेटिंग एंड वेकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, कि जो सरकारी अकोमोडेशन है उसको आप सबलेट नहीं कर सकते, किराए पे नहीं दे सकते। ठीक है, सबलेटिंग, सबलेटिंग होता है इसके अंदर। और वेकेशन, ये डबल टी आता है सबलेटिंग में, सबलेटिंग एंड वेकेशन, कि खाली कैसे करना है, खाली करने के क्या प्रोसीजर्स हैं। गवर्नमेंट अकोमोडेशन, जो सरकारी मकान होते हैं उनको खाली करने के क्या प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आ जाती है जो इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट, वो 15 के अंदर है। प्राइवेट ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड स्ट्राइक्स के बारे में रूल नंबर 7 में बताया गया है। स्ट्राइक हो या कोई डेमोन्स्ट्रेशंस हो, धरने प्रदर्शन जो होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस। ठीक है, चलो, डेमोन्स्ट्रेशंस, तो ये रूल 15 हो गया, ये रूल नंबर 7 हो गया। टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स है जो रूल 5 है। ठीक है, एक क्या है, आपको रूल 5 बताया जाता है पॉलिटिक्स में पार्ट लेने के लिए, कि आप पार्ट नहीं ले सकते। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं कंडक्ट के अंदर जो हम आपको बता चुके हैं। बच्चों, इस टॉपिक के कंप्लीशन के बाद अब पढ़ लेते हैं लीव रूल्स के बारे में। तो देखो, लीव रूल्स का होता क्या है। लीव रूल्स का आपको पता है 1972 के अंदर आए थे, जैसे आपके कंडक्ट रूल 1964 के अंदर आए, सीसीएस लीव रूल्स। पुरानी जो रिवीजन क्लास है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है हमारी, आपके कोर्स के अंदर अवेलेबल है, आपने देखा होगा, लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे दोबारा से। तो रिवीजन क्लासेस रिसेंटली हमने करवाई हैं, वो क्लासेस आपके ज़रूर काम आएंगी। तो लीव रूल में जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो अब आपको एक बार हम बता देते हैं। ठीक है, तो लीव को आप मैटर ऑफ राइट नहीं कह सकते। ठीक है, कैन नॉट क्लेम एज अ मैटर ऑफ राइट, क्या, लीव। और ये किस रूल के तहत बताया गया है, रूल 7 में बताया गया है। एग्जैक्टली बात करें तो 7 के पहले वाली लाइन के अंदर। ठीक है, कि भाई लीव है, उसको आप क्लेम नहीं कर सकते, आप कह नहीं सकते कि ये मेरा राइट है। ठीक है, चलो, ईएल के बारे में पढ़ेंगे। 1 जनवरी, 1 जुलाई, साल में 2 बार इनका जो है क्रेडिट किया जाता है, 15-15, 15 डेज प्लस 15 डेज। तो कोई आपसे पूछे 1 ईयर के अंदर कितनी अर्न लीव आपको मिलती है, 30 मिलती है। ठीक है, यहीं पे एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन आ जाता है कि 1 मंथ में कितनी मिलती है, 1 मंथ। तो 1 मंथ का सीधा जवाब आपका 30/12 करके 2.5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 महीने की 2.5 है। अब सपोज करते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि ये जो लीव है ना वो कंप्लीटेड मंथ पे मिलती है। ठीक है, मान लो आपने जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने ज्वाइन किया, अप्रैल में रिजाइन कर दिया, चाहे आपने 1 अप्रैल को ही रिजाइन कर दिया, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल आपने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो आपको केवल ये 3 महीने जो कंप्लीटेड मंथ है इनकी ईएल है आपको मिलेंगी। और इनकी ईएल कितनी बनेंगी, 2.5 3 बार गुना होगा। ठीक है, कितनी हो जाती है ये, 2.5 कितनी हो जाएंगी, 2 4 6 7, 7.5 लीव हो जाएंगी। अब 7.5 लीव आपकी क्रेडिट हम दिखा नहीं सकते, क्योंकि उसको क्या करना होता है, राउंडेड ऑफ करना होता है। तो ये बच्चों राउंडेड ऑफ होके 8 लीव्स आपकी मिलेंगी आपको। ठीक है, और जब आपके अकाउंट से माइनस भी करनी होंगी तो भी उसको राउंड ऑफ करेंगे हम, लेकिन आफ्टर माइनस के क्या करेंगे, उसको राउंड ऑफ करेंगे। तो आधी कभी भी नहीं दी जाती, तो उसको फुल कर दिया जाता है। ये एग्जांपल हम समझाना चाह रहे थे आपको। ठीक है, एक जुड़ा हुआ सवाल डायरेक्ट आता है, मैक्सिमम लिमिट जो है लीव की, मैक्सिमम लिमिट बैलेंस,
ईएल का कितना हो सकता है वो 300 दिन, इससे ज्यादा लैप्स हो जाती है। ठीक है, हो गया आपका एक ये सवाल। 2.5 लीव क्रेडिट होती है, ये भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, एक सवाल ये पूछा जाता है, एट आ टाइम मैक्सिमम ईएल अवेल, कितने दिन की आप एक बार में ईएल ले सकते हो? तो ये आ जाएगा 6 महीने, 180 दिन। ठीक है, कितना हो जाएगा 180 दिन। ये पढ़ लिया आपने ईएल के बारे में। अब एचपीएल के बारे में। एचपीएल का भी सेम फंडा है, 1 जनवरी 1 जुलाई। पहले ये एनुअली मिलती थी, वो भी बताएंगे कब एनुअली मिलती थी। 10 एचपीएल यहाँ पे मिलेंगी आपको, प्लस में 10 यहाँ पे मिलेंगी आपको। तो टोटल साल के अंदर कितनी होती हैं? 20 एचपीएल होती हैं। और मंथ में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये हो जाएंगी आपकी 5/3 ठीक है, बट ये हाफ होती है। हाफ कैसे? मान लो 2 डेज लीव, तो आपकी 4 एचपीएल माइनस होगी, ये आपने याद रखना है, क्योंकि ये हाफ होती है। इस तरह से इसको समझना है। पहले क्या होता था, 20 आपको एक ही बारी में मिलती थी, लेकिन ये 31 अप टू, यहाँ पे लिख देते हैं अप टू 31/12/1985। ठीक है, 20 डेज कंप्लीटेड ईयर पे मिलती थी आपको ये। ठीक है, साल में एक बार क्या है, 20 लीव हैं जो क्रेडिट होती थी। लेकिन बाद में क्या, अब ये कब है, 1/1/1986 से इसको एडवांस में करने लगे। पहले ये एडवांस नहीं होता था। ठीक है, पहले जब आपका साल कंप्लीट हो जाएगा तो, अब ये विद और विदाउट मेडिकल लिया जा सकता है इसको, तो बिल्कुल। रूल 29 ऑफ 4 क्या बोलता है? एचपीएल विद और विदाउट मेडिकल आप ले सकते हो। ठीक है, विद और विदाउट मेडिकल क्या है, आप इसको ले सकते हो। राउंड ऑफ करने का प्रोविजन सेम है एज इट इज। ठीक है बच्चों, चलो। मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव के केस में एक लाइन हम जरूर आपको बोलते हैं हर बार, एडमिसिबल टू मैरिड एंड अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज। तो ये मत समझना कि मैरिड को ही मिलेगी, अनमैरिड को नहीं मिलेगी। ठीक है, मैरिड, अनमैरिड, फीमेल, गवर्नमेंट सर्वेंट। लेकिन अब आप देखते हो प्राइवेट सर्वेंट को भी मिलता है, तो ये गवर्नमेंट वाला वर्ड हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, ये जो प्रोविजन है, तो फीमेल सर्वेंट लिख देते हैं, एम्प्लॉय लिख देते हैं, तो उसको ये मिलती है। कितने दिन की मिलती है ये? 180 दिन की मिलती है। और ये 180 दिन का प्रोविजन कब से स्टार्ट हुआ था? 1 सितंबर 2008 से। उससे पहले ये कम होती थी, आई थिंक 90 दिन होती थी, जहां तक हमें अंदाजा है। ठीक है, पूरी सैलरी मिलती है। तो रूल 43 में, पहली बात तो इसकी रूल 43 के अंदर की जाती है, रूल 43 के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, किसी भी लीव के साथ जोड़ा जा सकता है, इंक्रीमेंट में काउंट होगा, पेंशन में काउंट होगा, कोई आपका नुकसान नहीं होगा, सैलरी फुल मिलेगी, एवरीथिंग होता है इसके अंदर। ठीक है, सेम ऐसे ही आ जाता है आपका पैटर्निटी। 15 डेज की लीव होती है, बच्चे के बर्थ से लेके 6 महीने तक आप इसको अवेल कर सकते हो। 6 महीने के बाद ये लैप्स हो जाती है। कितने बच्चों तक मिलती है? केवल 2 चाइल्ड तक ये एप्लीकेबल है। सेम ऐसे ही मैटरनिटी लीव भी 2 चाइल्डों तक एप्लीकेबल होती है। सैलरी फुल मिलती है, इसमें आपको कोई रिफ्यूज नहीं कर सकता नॉर्मली। बेसिक और कोई बात है नहीं जो आपको इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है बच्चों, 43A के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। चलो
चाइल्ड केयर लीव CCL, ये 730 डेज होती है, 2 एल्डेस्ट चाइल्ड तक मिलती हैं। पहले 365 डेज में आपको फुल सैलरी मिलेगी, फुल सैलरी। अगले जो नेक्स्ट 365 डेज हैं एंड 365 डेज, इसमें आपको 80% पे मिलेगी। ठीक है, उसमें क्या होता है, 80% जो है पे आपको अलाउड होती है। ये CCL का केस होता है। स्टडी लीव का केस है, 36 महीने उनको मिल जाते हैं जो CGS चेस के ऑफिसर्स होते हैं, 24 महीने आपको मिल जाएंगे, यानी 2 साल तक आप स्टडी लीव ले सकते हो। मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ रखा गया है CHS ऑफिसर्स के लिए, और 24 मंथ रखा गया है दूसरे कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक बेसिक ये लीव्स हैं। बाकी और क्लासेस हैं, आप हमारी देख सकते हैं क्रैश कोर्स की। आगे ऐसे ही क्लासें करेंगे, आपको रिवाइज कराएंगे आपके पेपर के लिए, चाहे SO का हो चाहे सुपरिंटेंडेंट का हो। थैंक यू एंड सी यू सून।